हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनि उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। स्टोरी से रिलेटेड अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माफ़ करिएगा, हमें वक्त से मैं बिल्कुल भी चैप्टर अपलोड्स नहीं कर पा रही थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं कोशिश करूंगी कि आगे कोई और गैप ना हो। चैप्टर 41, वफा की सज़ा। वैदेही आरएम ग्रुप की ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो वेट कर रही थी कि कब मीटिंग का टाइम होगा। दूसरी तरफ गरिमा को विदर्भ के बैंगलोर आने का पता चल चुका था। आर्या ने इस बात की जानकारी पहले ही मनस को दे दी थी। अब वैदेही बस मीटिंग के होने का इंतजार कर रही थी। मीटिंग का टाइम होते ही वंश का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करने चला गया, जिसके बाद वंश का असिस्टेंट वैदेही को लेकर मीटिंग रूम में चला आया। वंश पहले से ही मीटिंग रूम में मौजूद था। वैदेही आकर अपनी चेयर पर बैठी। वो बाहर से तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, पर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो अब तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई थी। वंश और वैदेही ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर दोनों वापस अपने अपने चेयर पर बैठ गए। कॉन्फिडेंटली वैदेही ने वंश के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, मिस्टर मेनन, आपने तो पहले ही मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर मुझे यहाँ बुलाने का मतलब, मैं इस मीटिंग का वैलिड रीजन जानना चाहती हूँ। वंश ने अपने सूट को ठीक करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस कंपनी के दो पार्टनर हैं। मेरे पार्टनर ने इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा और स्टडी किया, जिसके बाद हमारा एक डिस्कशन हुआ और आपसे सहमति से हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसा कि आप पहले ही जानती है कि इस मीटिंग से पहले भी हमारी एक और मुलाकात हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट हमारी मीटिंग पर पड़ा था, जिस वजह से मैंने आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। वैदेही ने शांति से कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहा, एग्जैक्टली मिस्टर मेनन, आप हमारे पर्सनल इशू को प्रोफेशनल मैटर्स में इन्वॉल्व कर रहे थे। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात पर आप मुझे कोई श्योरिटी तो दे नहीं सकते हैं। कल हमारे बीच फिर कोई बात होगी और आप फिर मेरे प्रोजेक्ट को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ऐसे में काम तो नहीं हो सकता ना? जिस पर वंश ने कहा, आरएम ग्रुप को छोटी कंपनी नहीं है मिसेस रक्षित। मैं मानता हूं पहले जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था और वो नहीं होना चाहिए था, पर हम फिर से एक शुरुआत तो कर ही सकते हैं। वंश की बात पर वैदेही ने कहा, मुझे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए मिस्टर मेनन, क्योंकि आपके मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के बाद मेरी बात किन्हीं और कंपनी से भी चल रही थी, जिसमें से कुछ ने मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है और मेरी उनसे एक हेल्थी कॉन्वर्सेशन भी हुई है। ऐसे में मैं उन्हें मना करके आपके साथ प्रोजेक्ट साइन नहीं कर सकती, और वो भी तब जब हमारे बीच के रिलेशन इतना भी कोई खास अच्छे नहीं है। मीटिंग को खत्म करते हुए वंश ने कहा, ओके मिस रक्षित, पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे ऑफर को कंसिडर जरूर करें। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, बिकॉज इससे हमारा कोई लॉस नहीं है। ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होना चाहिए और ये आपका ही होगा। इस मीटिंग के दौरान वैदेही और वंश दोनों की टोन बिल्कुल प्रोफेशनल थी। प्रोफेशनल्स की तरह ही बात कर रहे थे और ये प्रोफेशनल मीटिंग थी भी। वैदेही और वंश दोनों ही अपनी जगह से खड़े हुए और दोनों ने ही एक दूसरे से हाथ मिलाया। वैदेही जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर निकलने को हुई, वंश ने उसे आवाज देकर रोका और कहा, वैदेही रुको। वैदेही कंफ्यूज होकर मूरी और वंश को देखने लगी। वंश चलकर वैदेही के पास आया और उसके करीब आकर कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैदेही को अचानक इस तरह से वंश का बात करना कुछ समझ नहीं आया। वंश को मना करते हुए वैदेही ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी मिस्टर मेनन। वंश ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और वैदेही से कहा, मैंने तुमसे ये बात आरएम ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं कही है। वैदेही, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें वैदेही कहा, मिस रक्षित नहीं। वैदेही ने एक पल के लिए अपनी पलकें झुकाईं और फिर थोड़ा रुककर कहा, मिस्टर वंश, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है।
क्या आप मुझे ड्रॉप करें और मैं आपका ऐसा कोई ऑफर एक्सेप्ट करूं? वैदेही की बात पर वंश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, है नहीं तो बन जाएगा। वंश की बात पर वैदेही वंश को घूर कर देखने लगी, जिस पर वंश ने अपनी बात में सुधार करते हुए कहा, शायद आप भूल रही हैं मिस वैदेही, कल रात मैंने आपकी मदद की थी। हमारे बीच का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं। एटलीस्ट मैं आपको ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ, साथ ही मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, तो रास्ते में वो भी हो जाएगी। वैदेही ने फिर से वंश को मना करने की कोशिश की, मगर कल रात की बात याद कर वो चुप हो गई और वंश की बात मान ली, जिसके बाद वंश और वैदेही साथ ही ऑफिस से निकल गए। आज अपनी कार वंश खुद ही ड्राइव कर रहा था। कार ड्राइव करते हुए वंश ने वैदेही से कहा, आई थिंक तुम्हें एक बार फिर ली मेरे दिए हुए ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं जो हमारे बीच हुआ था उस वजह से तुम सोच में हो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें याद होगा तो गलती तुम्हारी थी। ऐसे में मेरा उस तरह से रिएक्ट करना कुछ गलत नहीं था। ऑब्वियसली मेरी एक इमेज है, मुझे गुस्सा तो आएगा ही। वश की बात का जवाब देते हुए वैदेही ने कहा, मानती हूं उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी थी और मैंने अपनी गलती की माफी मांगी भी थी, मगर तुमने ही बात को आगे बढ़ाया और अब तो मुझे आचार्य कॉन्ग्लोमरेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। इनफैक्ट मैं वहां जॉब तक कर रही हूं। ऐसे में मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कैसे कोलैबोरेट करूं? आचार्य कॉन्ग्लोमरेट का नाम सुनने के बाद और वैदेही के वहां जॉब करने के बारे में जानकर वंश काफी ज्यादा हैरान हुआ और वो अचानक ही वैदेही को देखने लगा। क्यों हैरान हुआ वंश? आखिर क्यों है ये इस सिक्योरिटी? आखिर गरिमा के लिए मनस और आर्या क्यों कर रहे हैं इतना कुछ? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 42 वफा की सजा। वैदेही के मुंह से आचार्य कॉन्ग्लोमरेट का नाम सुनकर वंश काफी हैरान हुआ और उसकी हैरानी का कारण इतना ही था कि उसने कुछ वक्त पहले ही वैदेही के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और उसे आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के साथ वैदेही का कोई भी कनेक्शन नहीं मिला था। आचार्य कॉन्ग्लोमरेट कोई मामूली कंपनी नहीं थी और उसका नाम इंडिया के टॉप 3 कंपनी सेस में आता था। अचानक वैदेही इतनी बड़ी कंपनी में एज एम्प्लॉई ज्वाइन करना कोई मामूली बात नहीं थी। इनफैक्ट आचार्य कॉन्ग्लोमरेट आरएम ग्रुप की राइवल कंपनी थी। कुछ वक्त पहले तो आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर आरएम ग्रुप की काफी कड़ी टक्कर भी हुई थी। इनफैक्ट एक बार तो आरएम ग्रुप में आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के काफी ज्यादा शेयर्स भी डाउन कर दिए थे और ये सब कुछ उस वक्त विदर्भ खुद हैंडल कर रहा था। विदर्भ में उस वक्त ऐसा क्यों किया था? वंश को इस बात का तो पता नहीं था, मगर कोई बात तो थी। और अब वैदेही का उस कंपनी में एज एम्प्लॉई ज्वाइन करना, ये बात वंश को कुछ हजम नहीं हो रही थी। खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वंश ने वैदेही से सवाल किया, आचार्य कॉन्ग्लोमरेट कौन से पोस्ट पर हो? एज एन इंटर्न, बट आई डोंट थिंक कि तुम एज इंटर्न आचार्य कॉन्ग्लोमरेट को करने में इंटरेस्टेड होंगी बिकॉज तुम्हारी बिजनेस स्किल काफी अच्छी है। वंश अपने सवालों का जवाब तो चाहता था, मगर वो सीधे सीधे वैदेही कोई इस बात का पता लगने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी बात को घुमा दिया। और वैदेही को इन सब में कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे भी आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में, उसके रिप्यूटेशन के बारे में अच्छी तरह पता था। ये एक काफी ज्यादा रिप्यूटेड कंपनी थे। वैदेही ने कास्यूली जवाब देते हुए कहा, मैं कोई इंटर्न नहीं हूं वहां। मैंने आचार्य कॉन्ग्लोमरेट एज सेक्रेटरी ऑफ सीईओ ज्वाइन किया है। काफी अच्छा पैकेज दिया है उन लोगों ने, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी स्टार्टअप के दौरान भी मुझे काफी अच्छी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मेरा जॉब करना भी जरूरी तो था ही। वैदेही की अचानक सेक्रेटरी के पोस्ट पर ज्वाइनिंग के बाद सुनकर वंश तो और भी ज्यादा हैरान हुआ। इस बार अपनी हैरानी को वंश ने छिपाने की कोशिश नहीं की और उसने सवाल करते हुए वैदेही से कहा, एज सेक्रेटरी डायरेक्टली इतनी बड़ी पोस्ट हाउ? डोंट यू थिंक इट वॉज सो स्ट्रेंज? वैदेही ने जवाब देते हुए कहा, येस इट वॉज, बट ये मेरी बहन के रेपुटेशन की वजह से मिली है। एक्चुअली मुझसे पहले
वही उनके सीईओ की सेक्रेटरी थी। और जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने तुरंत ही मुझे पहचान लिया और मेरी बहन की रेप्यूटेशन की वजह से ही मुझे ये जॉब ऑफर मिला और मैंने भी तुरंत ही इसे एक्सेप्ट कर लिया। वैदेही के इस जवाब में वंश को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। पहले गरिमा का उस कंपनी से जुड़े हुए होना और अब वैदेही वंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कोई कंपनी पर्सनली किसी पर इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है? और वंश को ये पता था कि आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट की सीईओ कोई फीमेल थी, जिससे वो यह भी नहीं कह सकता था कि गरिमा और उसके सीईओ के बीच किसी तरह का कनेक्शन हो। वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। अब तो उससे इस बारे में विदर्भ सही बात करनी थी। बातचीत से उसे ये भी समझ में आ चुका था कि शायद या तो वैदेही यह नहीं जानते कि विदर्भ इस कंपनी से जुड़ा हुआ है या फिर वह विदर्भ को ही नहीं जानती। काफी कुछ है जो छिपा हुआ है और कई सारे लोग कई सारी बातों से अनजान हैं। वंश ने अब अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। वंश ने जल्दी ही वैदेही को उसके घर ड्रॉप कर दिया और उसके जाते ही फौरन वंश वहां से निकल गया। वैदेही अपने अपार्टमेंट में गई और फ्रेश होने के बाद वापस ऑफिस के कामों में लग गई। उसने अभी अभी ज्वाइन किया था और ये सब उसे उसकी बहन की वजह से मिला था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बहन के नाम पर कोई आंच आए। आखिर उसकी बहन ने ये नाम अपने कड़ी मेहनत से बनाया था। सभी की जिंदगियों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। एक तरफ मनस की मदद से वैदेही के आगे करियर आगे बरक रहा था, वहीं सिया की शादी के दिन भी अब करीब आ रहे थे। शादी के इस घर में जीतने रौनक थी। सिया के चेहरे की रौनक उतनी ही फेंकी थी। वो तो जैसे हंसना तक भूल चुकी थी। वह नहीं किसी से बात करती और ना ही किसी की भी बातों का कोई जवाब देती। वो पूरे वक्त शांत ही रहती और जो उसने सोचा था उसके लिए यही सही था कि वो अभी तो शांत ही रहे, क्योंकि उसके कुछ भी करने का यह वक्त सही नहीं था। शादी के दिन जिस तरह करीब आ रही थी, सिया के घर में चहल पहल उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ गरिमा भी अपना ज्यादातर वक्त अब आदित्य के साथ बिताने लगी थी। विदर्भ के आने की बात सुनकर वह परेशान तो हो चुकी थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि आदित्य को इन बातों का पता चले। आदित्य ने उसकी काफी मदद की थी। गरिमा को ठीक करने के लिए आदित्य ने भी काफी कुछ सहा था और इसी वजह से आर्या या मनस दोनों में से किसी ने भी आदित्य को विदर्भ के बेंगलोर आने के बारे में नहीं बताया था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था और शायद इसीलिए बेफिक्र भी, और उसकी यही बेफिक्री पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। आने वाले खतरे से अनजान वह गरिमा के साथ बेहद ही खूबसूरत यादें बना रहा था। गरिमा की मुस्कान देख उसके होठों पर भी मुस्कान रहती। भले ही वह जानता था कि गरिमा दिल से नहीं मुस्कुरा रही थी, मगर वह अपने दिल में किसी तरह का मलाल ना लिए हुई थी और इतना ही आदित्य के लिए काफी था। वो खुद चाहे जैसे भी हो, मगर आदित्य के सामने वो खुश ही रहने की कोशिश करती थी। आदित्य भी गरिमा के सामने कुछ दिखाता तो नहीं था, मगर उसे भी समझ आ था कि असल मायनों में गरिमा खुश नहीं है। वो बस खुश रहने की कोशिश कर रही है, या यूं कहा जाए कि उसके सामने दिखावा कर रही है। मगर उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं दूसरे को बताता था, ना ही जताता था। गरिमा की रिपोर्ट आ चुकी थी और अब वो डिप्रेशन में नहीं थी, मगर गरिमा खुश भी नहीं थी और ये बात आदित्य को बड़ी बुरी लगती थी। वैदेही को घर छोड़ने के बाद वंश सीधे अपने ऑफिस गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने विदर्भ को कॉल लगा दिया, मगर विदर्भ अब तक फ्लाइट में था, जिस वजह से विदर्भ से वंश की बात हो नहीं पाए। वंश को कुछ खटक सा रहा था और इसी वजह से वो जल्द से जल्द विदर्भ से बात करना चाहता था। क्या जान पाएंगे वंश और विदर्भ गरिमा का आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट में के साथ कनेक्शन? क्या जान पाए कि वैदेही अपनी बहन का अतीत? क्या वक्त रहते संभाल पाएगा आदित्य गरिमा को? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 43 वफा की सजा। वंश ने घर पहुंचते ही विदर्भ को कॉल लगाना शुरू कर दिया।
मगर विदर्भ अभी भी फ्लाइट में था, जिस वजह से उसको कॉल नहीं लग पाए, जिस कारण उसने विदर्भ के लिए मैसेज ड्रॉप कर दिया ताकि जैसे ही वो अपना फोन ऑन करे वो जल्दी ही वंश से बात करे, क्योंकि उनसे कुछ तो खटक रहा था। आचार्य कॉन्ग्लोमरेट और गरिमा को लेकर पहले गरिमा उस कंपनी में काम कर रही थी और अब उसकी बहन। रेपुटेशन चाहे बिजनेस इंडस्ट्री में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कोई यूं ही इतनी हाई पोस्ट नहीं दे देता। दूसरी तरफ वैदेही की हर एक पल की खबर मनस और आर्या तक पहुंच रही थी और ये सब कुछ वो लोग गरिमा और आदित्य के साथ भी डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वैदेही ने अभी भी डिसीजन नहीं लिया था और वो रेडी होकर आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। ऑफिस पहुंचते ही वैदेही अपने कामों में लग गई। वैदेही का काम बहुत अच्छा था, जिस कारण वैदेही मनस का बर्ताव उसके साथ और भी अच्छा हो रहा था, जो कि और एम्प्लॉयज की आंखों में चुभ रहा था। मगर एज एन एम्प्लॉई वैदेही काफी अच्छी साबित हो रही थी। इस वजह से मनस और भी ज्यादा वैदेही को फेवर करने लग गई थी और उसके ऊपर से मनस का हाथ भी उसके सर पर था, तो उसके खिलाफ कुछ करना तो लगभग नामुमकिन ही हो चुका था। आर्या की गाइडेंस और मनस के सपोर्ट के कारण वैदेही काफी अच्छा बिजनेस में ग्रो करने लग गई थी, जिसकी वजह से उसे अपने स्टार्टअप के लिए भी काफी अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज आ रहे थे, जिसकी मदद से उसने अपने स्टार्टअप प्लान में भी काफी सारे चेंज किए थे। मगर अब भी उसने दोनों में से किसी भी कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। इस वक्त वैदेही अपने कैबिन में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अपने स्टार्टअप के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ बैंगलोर शाम तक विदर्भ की फ्लाइट लैंड हुई। विदर्भ का अपना एक विला भी बैंगलोर में पहले से था और विदर्भ बच्चों के साथ वहीं रह रहा था। फ्लाइट के लैंड होते ही विदर्भ एयरपोर्ट से बाहर आया। बाहर आते ही विदर्भ को वंश का मैसेज मिल गया था, जिसके बाद घर पहुंचते ही उसने वंश को कॉल मिला दिया था और वंश ने उसे वैदेही की कही हुई बातों के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद विदर्भ अपना दिमाग तेजी से दौड़ा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। वो भी उनके बीच के कनेक्शन के बारे में सोचने लगा, मगर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसे कुछ ऐसा याद आ ही नहीं रहा था और यही सब सोचते हुए वह सो गया। अगली सुबह जब विदर्भ उठा तब भी उसके दिमाग में वंश के रात की कही हुई बातें ही घूम रही थी, जिसके वजह से उसके दिमाग में अचानक ही कुछ क्लिक हुआ और उसने तुरंत ही अपना फोन ढूंढना शुरू कर दिया। विदर्भ ने तुरंत ही वंश को कॉल लगाया और वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था वंश के उसके कॉल उठाने का। विदर्भ ने लगातार कई बार वंश को कॉल मिला दिया था। 3 से 4 बार कॉल लगाने के बाद जब वंश ने कॉल पिक किया तो विदर्भ ने उस पर झुंझलाते हुए कहा, कहाँ थे तुम, कब से कॉल लगा रहा हूं। जिस पर वंश ने काफी रिलैक्स होकर कहा, अब इतना क्यों चिल्ला रहा है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया। विदर्भ को वंश की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने फिर गुस्से को दबा लिया और फिर वंश से कहा, पता लगाओ आदित्य आचार्य इस वक्त कहाँ है। जब गरिमा लापता हुई थी उसके बाद से ही आदित्य भी लापता है। उसके बाद से आदित्य और मेरा सामना कभी नहीं हुआ और ना ही मैंने उसके बारे में कभी कुछ सुना। इस बात के पूरे चांसेस है कि आदित्य और गरिमा दोनों एक साथ हो, या फिर आदित्य नहीं गरिमा को छुपाया हो या उसकी छिपने में मदद की हो। पता लगा आदित्य के बारे में। वंश ने विदर्भ की बात सुनकर उससे कहा, आदित्य आचार्य मनस आचार्य का भाई है ना। विदर्भ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये वही है। विदर्भ की बात पर वंश ने कहा, ठीक है मैं पता लगाता हूं। वैसे भी जाएगा कहाँ, मुझे 24 घंटे का समय दो। फिर विदर्भ ने कहा, और हाँ ये भी पता लगाओ कि गरिमा और आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के बीच में क्या कनेक्शन है, क्योंकि मुझे कुछ तो खटक रहा है। उस वक्त भी मुझे याद है जब ये सब कुछ हुआ था और मैंने उनके शेयर्स गिराने शुरू किए थे, तब इन लोगों ने अपनी कंपनी को दांव पर लगाना भी मंजूर किया था, मगर ये लोग फिर भी गरिमा का साथ दे रहे थे। इन्हें मंजूर था कि इनकी कंपनी मिट्टी में मिल जाए मगर गरिमा को कुछ ना हो। वो लोग गरिमा को बचा रहे थे।
मुझे आदित्य को तो फिर भी समझ में आ जाता है। आदित्य कहीं ना कहीं गरिमा को पसंद करता था, मगर मनस आचार्य वो क्यों कर रही थी? इन लोगों के बारे में पूरी डिटेल्स निकालनी होगी। ये लोग कुछ तो छिपा रहा है और शायद उसमें ही मुझे मेरी अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। वंश बहुत ही ध्यान से विदर्भ की हर एक बात सुन रहा था और विदर्भ की बात को खत्म होने के बाद जवाब देते हुए कहा, मैं पता लगाता हूं, अगर कुछ है तो वो जल्द ही सामने आ जाएगा। उन दोनों के बीच थोड़ी और बातें हुईं और फिर उन्होंने कॉल कट कर दी। विदर्भ से बात करने के बाद वंश ने अपने आदमियों को कॉल लगाया और फिर उन्हें वंश के दिए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही गरिमा और उसके पास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेट करने को कह दिया। दूसरी तरफ विदर्भ भी बच्चों को लेकर घूमने निकल गया। वो बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि उसके बाद तो उसे उनसे दूर होना ही था। विदर्भ के साथ वक्त बिताने का सुन बच्चे भी काफी खुश थे और वो भी अपने डैड के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे, क्योंकि बाद में उन्हें भी तो उनकी याद आनी ही थी। आखिर क्या कनेक्शन है आचार्य कॉन्ग्लोमरेट और गरिमा का? क्या होगा वैदेही का डिसीजन? कैसे पहुंचेगा विदर्भ गरिमा तक? कैसा होगा गरिमा और विदर्भ का आमना सामना? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 44, वफा की सजा। वैदेही अपने कैबिन में बैठी हुई थी और वो अपना ऑफिस वर्क कर रही थी, जिस दौरान वो अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सोच रही थी। सोचते हुए उसके दिमाग में कोई आइडिया आया और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शायद उसे उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया था। तो वहीं विदर्भ ने भी वंश को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे और गरिमा के पास्ट के बारे में जानने को कह दिया था। काफी कुछ था जो उसे खटक रहा था और वो उन सब के बारे में अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे कहीं ना कहीं इससे ही अपनी प्रॉब्लम का भी सल्यूशन मिल जाएगा। तो वैदेही भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और जिसके बाद उसने अपना ईमेल लॉगिन किया और आरएम ग्रुप के साथ एक मीटिंग के लिए उसने मेल भेज दिया। तो वही मनस के स्केड्यूल में भी उसने मीटिंग को लाइन अप कर दिया था। वैसे तो ये काम उसका नहीं था, मगर उसके पास इतनी अथॉरिटी तो थी ही कि वो मनस के लिए किसी तरह की कोई मीटिंग फिक्स कर सके। वैदेही अपना काम कर ही रही थी कि अचानक कुछ हुआ जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया, और वह यह था कि मेल के तुरंत बाद ही वैदेही को उसके ईमेल का जवाब 15 मिनट से भी कम के वक्त में मिल गया। ये देखकर वैदेही हैरान हो गई, मगर वो काफी खुश भी थी। ये मीटिंग शाम को ही होने वाली थी और अब वैदेही काफी रिलैक्स थी और अब उसका पूरा ध्यान उसके काम पर था। कुछ देर बाद वो मनस के कैबिन में चली गई और उसे उसके ये प्रोजेक्ट फाइल्स की ट्रांसलेशन करने लगी। वैदेही हमेशा ही मनस को देखकर हैरान हो जाया करती थी, क्योंकि मनस अपने ज्यादातर काम खुद ही किया करती थी। मनस को देखकर ऐसा लगता है ही नहीं था कि वह देख नहीं सकती। उसका हर एक काम बहुत ही सफाई से और नीट एंड क्लीन हुआ करता था। अगर कोई नया इंसान एकदम से मनस से मिले तो उसे तो लगेगा ही नहीं कि मनस देखा नहीं सकती। सारे ट्रांसलेशन के बाद वैदेही मनस के कैबिन से अपने कैबिन में चली गई। और थोड़ी देर बाद वैदेही के कैबिन में आर आई और उसने कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड वैदेही को ब्रीफिंग दी और उसे गाइड किया। उसके आगे उस इन प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम करना है और कैसे डील करनी है। जब आर्या वैदेही के कैबिन से जाने लगी तो कुछ सोचते हुए वैदेही ने उसे रोका और कहा, मैम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैबिन से बाहर जाते हुए आर्या के कदम रुक गए और वह मुस्कुराती हुई वैदेही की तरफ मुड़ी और उसने वैदेही से कहा, तुम मुझे दी कह सकती हो, मैं तुमसे बरी हूँ और जो भी सवाल करना है तुम साफ साफ पूछो। वैदेही अभी तक आर्या और मनस के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए वो अब भी उन्हें मैम कहकर ही एड्रेस किया करते थे। हिचकिचाते हुए वैदेही ने सवाल किया, क्या सचमुच मनस मैम देख नहीं सकती और उनके साथ ये सब कब और कैसे हुआ? आर्या वापस कैबिन के अंदर चेयर पर बैठी हुई बोली, हाँ, वो सचमुच देख नहीं सकती, मगर तुम्हारे मन में यह सवाल क्यों आया कि यह सच भी है या नहीं? कारण जान सकती हूँ? आर्या के अचानक से इस तरह पलटकर सवाल करने की वजह से
वैदेही थोड़ा सा डर गई। वैसे तो आर्या बहुत ही नॉर्मल थी और उसे कैजुअल ही बात कर रही थी। इनफैक्ट उसके होंठों पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान भी थी। वह बिल्कुल भी वैदेही को अनकंफर्टेबल फील करने की कोशिश नहीं कर रही थी, ना ही उसे डराने की कोशिश कर रही थी। वह तो वैदेही को ऐसे ट्रीट करती जैसे वैदेही उसकी छोटी बहन हो। वैदेही ने अपनी नजरें नीची कर लीं और फिर थोड़ा हिचकिचाती हुई बोली, एक्चुअली मैंने उनके काम करने का तरीका देखा। वो सब कुछ जैसे हैंडल करती है। एंड बिजनेस स्किल्स मुझे लगता ही नहीं कभी कभी कि वो देख नहीं सकती। वैदेही की बात पर आर्या मुस्कुरा दिए और उसने कहा, वो जन्म से ही देख नहीं सकती, मगर वो काफी इंटेलिजेंट है और उसने काफी मेहनत की है। इन सब के बीच तब जाकर आज वो आचार्य कंग्लोमरेट की सीईओ है और वो अब तक ये सब कुछ हैंडल कर रही है। अब बात रही उसके बाकी सारी चीजें हैंडल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए हम लोग हैंडल कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी खुद उसकी होती है। आर्या की बातों को सुनकर वैदेही सचमुच हैरान हो गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक ऐसी लड़की जो कि देख नहीं सकती वो इतनी काबिल हो सकती है। मगर उसने खुद ही मनस की काबिलियत को देखा था, तो शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और आर्या के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद वो मनस को काफी ज्यादा एडमायर कर रही थी। वैदेही को उसके सारे सवालों का जवाब देने के बाद आर्या अपनी चेयर से उठती हुई वैदेही से बोली, तुम मुझे और मनस को गरिमा की तरह ही समझो वैदेही। हम लोग अच्छे दोस्त हैं और तुम हमसे छोटी हो। हम तुम्हारी बड़ी बहन की तरह ही है। हमारे सामने ही झिझकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम खुलकर अपनी बात हमारे सामने रख सकती हो। कहकर आर्या वैदेही के कैबिन से चली गई। जिस तरह से मनस और आर्या वैदेही को ट्रीट कर रही थी, उसे उम्मीद थी कि जो उसने सोचा है वो वैसे ही होगा, जिसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके मन में भी कोई बात नहीं रह जाएगी। काम करते हुए कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला, और जैसे ही वैदेही के फोन में अलार्म बजा उसे तुरंत ही अपनी मीटिंग की याद आ गई। वैदेही मनस और आर्या को लेकर वंश के साथ मीटिंग के लिए निकल गई। मनस और आर्या को ये बात नहीं पता थी कि उनकी मीटिंग किसके साथ होने जा रही है। ये मीटिंग एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी और उसके लिए वैदेही ने पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर दिया था। ये मीटिंग उसने अपने काम से बुक की थी, जिसकी वजह से उसने सारी चार्जेस अपने अकाउंट से सेटल किए थे। मनस आर्या और वैदेही जल्द ही होटल पहुंच गए और प्राइवेट रूम में बैठे क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे। वैदेही को तो पता था कि कौन आने वाला था, मगर मनस और आर्या इस बात से अनजान थे। क्या होगा जब पता चलेगा आर्या और मनस को कि वो किसके साथ मीटिंग करने जा रही है? क्या होगा जब आमने सामने आएंगे वंश आर्या मनस? क्या आइडिया है वैदेही का? क्या वैदेही का प्लान होगा सक्सेसफुल? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें वफा की सजा। चैप्टर 45, वफा की सजा। मनस, वैदेही और आर्या तीनों ही प्राइवेट रूम में बैठे हुए क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये मीटिंग किसके साथ होने वाली थी। इस बारे में सिर्फ वैदेही जानती थी, मनस और आर्या नहीं। इस बीच सभी ने अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया, क्योंकि वो खाली बैठे करते भी क्या। जल्दी ही उनका ऑर्डर भी आ गया। मनस और आर्या ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की थी और वैदेही ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया था। वो लोग अपना ऑर्डर एंजॉय करते हुए क्लाइंट के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और वंश अपने असिस्टेंट के साथ दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर तीनों लड़कियों का मुंह दरवाजे की तरफ घूम गया। मनस भले ही देख नहीं सकते थे, मगर अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी पर रिएक्ट करना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो वही वंश को देखकर आर्या के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से वंश को घूरने लगी। वंश ने कमरे में मौजूद तीनों लड़कियों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने कदम कमरे के अंदर ले आया। वंश का एक हाथ उसके पैंट के पॉकेट में था, मगर आर्या ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो अपने सामने वंश को देखना तक नहीं चाहती थी और वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई
और उसकी आवाज बात करते हुए थोड़ी ऊंची हो गई। आर्या ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी भी जो इशू है उसे हम लोगों के बीच ही रहने दो। चुप करके यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ एक प्रोफेशनल मीट के लिए आए हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। वैदेही ने पहली बार आर्या को इस तरह से गुस्से में देखा था और वो कुछ पल के लिए डर गई, मगर अब डर से ज्यादा उसके दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था कि अब वो क्या करेगी। वो तो सोच रही थी कि वो इन दोनों कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर लेगी और ये दोनों कंपनी मिलकर उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, मगर यहाँ तो इनकी अलग ही कहानी चल रही है। कुछ ना देख पाने के कारण मनस कंफ्यूज थे कि आखिर आर्या को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरह भड़क रही है। मनस बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन हो सकता है, मगर वो किसी भी एक नाम पर श्योर नहीं हो पा रही थी। मगर वंश ने आर्या के इस गुस्से को नजरअंदाज किया और कमरे में आते हुए वैदेही से बोला, ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स से मिस रक्षित, क्या आप अपने क्लाइंट अपने इन्वेस्टर को उस तरह से ट्रीटेड करती है? मनस ध्यान से उस आवाज को सुन रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वंश और मनस का ज्यादा बार आमना सामना हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मनस वंश को पहचान नहीं पा रही थी। इसलिए वो अब भी कंफ्यूज थी, मगर वैदेही के चेहरे का रंग ही बदलने लगा था। अब वो अपने प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं थी। अब तो उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था कि कहीं उसने इस मीटिंग का सोचकर कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये मुलाकात कोई डिजास्टर में ना चेंज हो जाए। मगर जल्दी एक और डर ने भी उसके मन में जगह बना ली, और वह यह था कि कहीं अब उसकी जॉब भी ना चली जाए। आर्या भी वंश की बात पर कंफ्यूज हो गई और वो वैदेही को देखने लगी, तो वही मनस और खुद को रोक नहीं पाई और उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से दबाकर कहा, कौन है आर्या? और तुम किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? मनस के सवाल पर आर्या से पहले वंश ने कहा, मिस आचार्य, मैं खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ RM ग्रुप, वंश मेनन, मिस रक्षित के स्टार्टअप प्लान का इन्वेस्टर। वंश का अपना नाम कहने भर की देर थी कि मनस के चेहरे का रंग भी बदल गया और उसके चेहरे पर भी बेहिसाब गुस्सा दिखने लगा। उसने भी गुस्से से वंश से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने आने की? फिर वो वैदेही की तरफ मुड़ी और उसके बाजुओं को पकड़कर हल्का दबाते हुए कहा, वंश, यहाँ क्या कर रहा है वैदेही? और क्या बकवास किए जा रहा है? इन्वेस्टर हो क्या हो रहा है? ये सब कुछ कहोगी? अचानक मनस को इतने गुस्से में देख वैदेही और ज्यादा डर गई। अब तो उसे अब भी सलामती पर भी शक होने लगा कि वह यहाँ से ठीक तरह से वन पीस में निकलेगी भी या नहीं। वंश मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट आर्या को बड़ी चुभ रही थी। वैदेही ने बीच में आते ही सबको शांत करने की कोशिश में पूरी बात सबके सामने रखते हुए कहा, एक्चुअली आप दोनों की कंपनी ही मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। आप दोनों ही मेरे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। फिर वैदेही मनस की तरफ मुड़ी और उससे आगे कहा, मनस मैम, एक्चुअली आपसे तो मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली थी, मगर फिर RM ग्रुप ने भी मेरी स्टार्टअप में अपना इंटरेस्ट दिखाया और मिस्टर मेनन ने मेरी मदद की, जिस वजह से मैं उन्हें मना नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों ही मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। आप दोनों अपनी कंपनी आपस में कोलैबोरेट करें और मेरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। ऐसे मेरे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलेंगे। वैदेही की बात सुनने के बाद आर्या ने गुस्से से कहा, कॉन्ग्लोमरेट कभी भी RM ग्रुप के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेगा। आर्या की बात पर वैदेही ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैम, एक्चुअली आप लोगों की कंपनी अगर कोलैबोरेशन करती है तो बिजनेस इंडस्ट्री में इससे आपकी रेपुटेशन और आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट दोनों ही कंपनी को इस बात का फ़ायदा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी डील साबित हो सकती है। आई थिंक आप लोगों को अपनी राइवलरी भुलाकर इस बारे में सोचना चाहिए। वैदेही ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बीच में ही उसकी बात को काटते हुए मनस ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा,
इनफ। वैदेही, तुम्हें पता भी है कि आरएम ग्रुप और आचार्य कंग्लोमरेट के बीच यह किस बात की दुश्मनी है। इन जैसे घटिया लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं हो सकता। जानती भी हो कुछ महीनों पहले इन लोगों ने क्या किया था। इतना सुनते ही आर्या के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से सारा खून सूख गया हो। क्या बोलने जा रही है मनस? आखिर किस बात की दुश्मनी है आचार्य कॉन्ग्लोमरेट और आरएम ग्रुप के बीच? कैसे संभाले की वैदेही अब इन बातों को? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पा रही है वफा की सजा।